हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। कुछ बच्चों की डिमांड थी, बच्चों ने कुछ ने बोला था कि सर 9th क्लास की वीडियो भी शूट कर दो। तो आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो 9th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो क्या है हमारा चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। 9th क्लास का पहला चैप्टर है हमारा। तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि हर चीज़ मैटर है। अभी मेरे हाथ में मार्कर है, मैटर है, मैं मैटर हूँ, ये बोर्ड मैटर का है, कैमरा मैटर का है, हर चीज़ मैटर है, सब कुछ मैटर है। लेकिन सोचना है कि क्या चीज़ मैटर नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज़ है जो मैटर नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है। जैसे शैडो मैटर नहीं है, हमारी फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, स्मेल, खुशबू, ये सब क्या है, ये मैटर नहीं है। तो फिर बात आती है कि मैटर क्या होता है। अगर ये सब मैटर नहीं है तो फिर मैटर होता क्या है। हाउ विल रिकॉग्नाइज्ड द मैटर, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई चीज़ मैटर है या नहीं है। तो देखो सिंपली मैं आपको बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं मैटर, कि मैटर क्या है। तो देखो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एनीथिंग एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। देखो एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जिसके अंदर मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है वो मैटर होती है। सिंपल सी बात है, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें मास है वो होगा मैटर। और एक और खास बात होती है इस मैटर की कि these are made up of particles। ये पॉइंट्स बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना। these are made up of particles, जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। वो पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फर्दर आगे हमारा जो तीसरा चैप्टर है 9th क्लास में वो यही है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उस चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी इतना ही समझ लीजिए कि मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स आपको मैटर के लिए बहुत अच्छे से याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड सेकंड पॉइंट, these are made up of particles। क्लियर बच्चों, these are made up of particles। ये हो गया सिंपल मैटर। तो अब बच्चों हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों। तो देखो समझो, यहाँ पे हम मैटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी के बेसिस पे। पहली कैटेगरी होती है हमारी फिजिकल, कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। दूसरा है आपका केमिकल। तो देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्लियर, कि जो हम फिजिकल के बेसिस पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, दूसरा केमिकल के बेसिस पे। फिजिकल के बेसिस में देखो कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, और एक दो न्यूली डिस्कवर्ड स्टेट हैं जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मा एंड बीईसी। बीईसी का मतलब होता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये टोटल 5 स्टेट हो जाती हैं फिजिकल। मैटर को फिजिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड 2 न्यूली डिस्कवर्ड है, प्लाज्मा एंड बीईसी। केमिकल में आपको किया गया है प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड मिक्सचर। तो देखो बच्चों अभी हमें क्या करना है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हमें सिर्फ ये वाली फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ना है, पूरा केमिकल के बारे में नहीं पढ़ना हमें। केमिकल के लिए हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें हम प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, ये सारी चीजें, प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स, कंपाउंड में, मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया गया है होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। तो ये सारा पार्ट हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। तो अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ फिजिकल पे रहेगा बस इस चैप्टर के अंदर। क्लियर बच्चों। तो मैं यहाँ पे अभी आपको सिर्फ फिजिकली पूरा बताता हूँ इस मैटर का। तो सबसे पहले आप यहाँ हेडिंग लगाओ, मैटर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड की। पहला हमारा क्या था, सॉलिड।
अब देखो सॉलिड का मतलब क्या होता है, सॉलिड का मतलब होता है कि जैसे ये है, मैं आपको बता देता हूं, ये एक कोई कंटेनर है, ठीक, ये कोई कंटेनर है सॉलिड, कोई पार्टिकल है सॉलिड। अब इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो बिल्कुल इस तरह से अटैच्ड हैं, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से अटैच्ड हैं, बिल्कुल सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और क्लोजली पैक्ड हैं ये सब। क्लियर बच्चों? तो देखो इसके बेसिस पे अगर इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है तो क्या बनेगी कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, दोनों डेफिनेट होते हैं। अब जैसे ये मार्कर है, सॉलिड है, अब मैं इसको यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, कहीं भी रख दूं, ये इसकी जो शेप है वही रहेगी और इसका जो वॉल्यूम है, जितना ये वॉल्यूम यहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है इतना मैं अगर इसको यहाँ रखूंगा वहां भी करेगा, अगर मैं यहाँ रखूंगा तो वहां भी करेगा। ये इसका वॉल्यूम है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसकी जो शेप है वो रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी, बदल नहीं जाएगी इसको कहीं भी उठा के रख देने से। तो सॉलिड का मतलब होता है कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसकी शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, डेफिनेट। अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि इसकी शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं तो क्यों, रीजन क्या है, किसकी वजह से होते हैं, तो उस रीजन को समझो। देखो पहला रीजन यहां पे क्या है, पहला रीजन है कि मैक्सिमम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, पहला रीजन मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा रीजन मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये दोनों पॉइंट्स को याद रखो, इससे आपकी ये डेफिनेशन क्लियर होगी। जैसे डेफिनेशन क्या कहनी है समझो अगेन बच्चों, कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनकी शेप और वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट। क्यों है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब स्ट्रक्चर देखो, ये जितने भी पार्टिकल हैं ये सब एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ आपस में कनेक्टेड है। अब जैसे सपोज करो कि ये सब पार्टिकल हैं, ये सारे पार्टिकल हैं। अब सपोज करो कि अगर ये वाला पार्टिकल जो इसके बीच में है, ये वाला पार्टिकल जो बीच में पार्टिकल है, रेड से दिख रहा होगा, ये पार्टिकल इन सब से कनेक्टेड है। अगर ये पार्टिकल इधर उधर मूव करना चाहे तो ये कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि सबके साथ कनेक्टेड है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ ये कनेक्टेड है, तो इधर उधर नहीं जा सकता। तो इसकी जो शेप है जैसी है वैसी रहेगी, वो कभी बदल नहीं सकती। ठीक, दूसरी चीज मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखो इनके बीच में स्पेस, देखो स्पेस है इनके बीच में, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, सब क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे से, सब क्लोजली पैक्ड है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से इनकी डेफिनेशन ये बनी है कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। रीजन अगर कोई पूछता है कि रीजन ऐसा क्यों है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है, तो आप आंसर करोगे बिकॉज दे हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड दे हैव मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दिस द टू फैक्टर। क्लियर बच्चों, ये सॉलिड क्लियर हो गया। दूसरा आपका आता है यहाँ पे गैस। अब देखो गैस की अगर बात करें, सॉरी गैस नहीं, लिक्विड की बात करते हैं हम यहाँ पे, लिक्विड। तो देखो लिक्विड में क्या होता है बच्चों कि यहां पे मैं एक कंटेनर बना देता हूं इसका, लिक्विड का। ये एक कंटेनर हो गया आपका लिक्विड का, यहां पे लिख देते हैं लिक्विड। अब देखो इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को देखो, दोनों स्ट्रक्चर को गौर से देखो। यहां के जो पार्टिकल है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके कंपैरिजन में कम है और स्पेस ज्यादा है। देखो समझो, स्पेस ज्यादा है, तो इसके बेसिस पे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, इसकी डेफिनेशन बनेगी दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। ये समझो बच्चों, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। वॉल्यूम डेफिनेट कैसे है, देखो समझो, जैसे मार्केट से मान लो आप 1 लीटर जूस लेके आए, पैक्ड है बोतल में 1 लीटर जूस, और उसको लाके घर पे आपने किसी दूसरे कंटेनर में रख दिया, किसी दूसरे मान लो जग में डाल दिया उसको, तो जो उसका वॉल्यूम है वो तो 1 लीटर ही रहेगा ना,
वो तो कम नहीं हो जाएगा। आप उसे जग में डालो या बाउल में डालो या किसी और चीज में डालो, किसी भी कंटेनर में डालो, उसका जो वॉल्यूम है 1 लीटर वो तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी। जब उसको बोतल में डालोगे तो बोतल की शेप का हो जाएगा, जब आप उसको जग में डालोगे तो जग की शेप का हो जाएगा, जब आप उसको बाउल में डालोगे तो बाउल की शेप का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन शेप उनकी डेफिनेट नहीं होती। वो जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसी की शेप को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ये लिक्विड की खासियत होती है कि उनको जिस भी कंटेनर में डालोगे, बॉटल में रखोगे तो बॉटल की शेप का हो जाएगा, जग में रखोगे तो जग की शेप का हो जाएगा, बाउल में रखोगे तो बाउल की शेप का हो जाएगा। तो जिस भी कंटेनर में आप उसको पुट करोगे वो उसी कंटेनर की शेप को अडॉप्ट कर लेगा। क्लियर बच्चों? तो अब देखो ऐसा क्यों होता है, अब सेम चीज रीजन ऐसा हो क्यों रहा है कि इसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है बट वॉल्यूम डेफिनेट है, क्यों? अब देखो आप स्ट्रक्चर देखो गौर से, तो स्ट्रक्चर में आपको 2 रीजन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसा इसमें क्या था, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसके जो पार्टिकल थे देखो कितने क्लोजली पैक हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं फोर्स की वजह से। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देखो सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है जिसकी वजह से पार्टिकल दूर दूर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा है, मिनिमम नहीं कह सकते हम, यहाँ पे मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि अगर गैस के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मॉडरेट कह सकते हैं इसको, मॉडरेट हम यहाँ पे कह सकते हैं मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखो मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेकिन स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस भी मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, अभी हम गैस के बारे में पढ़ेंगे तो मॉडरेट क्लियर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम क्यों नहीं लिखा, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है लिक्विड के अंदर वो सॉलिड से तो कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है, बीच का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडरेट वर्ड यूज किया। समझे बच्चे? अब उसी तरह स्पेस की अगर हम बात करें तो स्पेस लिक्विड सॉलिड से तो ज्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है, तो ये दोनों के बीच का होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से कम होता है, गैस से ज्यादा होता है लिक्विड में। उसी तरह जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है। इस वजह से हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया, मॉडरेट, मतलब ये बीच का होता है। ठीक, तो ये रीजन मिल गया आपको। उसके बाद थर्ड आपका है यहाँ पे, थर्ड जो पॉइंट है वो है बच्चों आपका यहाँ पे गैस। अब देखो गैस में मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ गैस का भी, कि ये देखो आपका एक कंटेनर है और इसके अंदर गैस पार्टिकल फिल कर रखे हैं आपने। अब किस तरह से डायग्राम देखना, ये देखो, अब देखो इसमें देखो ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम, तीनों डायग्राम को आप देखिए। अब देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्री हैं, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नथिंग होता ही नहीं है, जीरो आप कह सकते हैं, यू कैन से जीरो, नथिंग। और उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत मैक्सिमम है। तो देखो यहां पे आप यूज कर सकते हो, यहां पे आप कह सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको बनानी है तो डेफिनेशन क्या बनाओगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बनेगी कि दे हैव नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दे हैव नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ना तो इसकी शेप डेफिनेट होती है ना इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, इसका कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। रीजन क्यों नहीं होता, अब रीजन में वही चीज लेके आओ बच्चों आप। पहला रीजन कि मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है इसमें। और दूसरा मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मिनिमम क्या है, यहां पे आप जीरो भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर, जीरो भी होता है, जीरो ही होता है, बिल्कुल ना के बराबर है, नहीं है ही नहीं, बिल्कुल जीरो बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है, ये बहुत मैक्सिमम है। देखो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि जैसे आप मान लो आपने एक परफ्यूम की बोतल ली,
जैसे डीओ वगैरह सेंट वेंट की बोतल आती है ना, परफ्यूम की बोतल ली, तो अभी मान लो 500 मॉलिक्यूल हैं, सपोज करो गैस के 500 मॉलिक्यूल्स उस परफ्यूम के अंदर बॉटल में बंद है, अभी वो बंद है, इसलिए वो 500 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के बॉटल के अंदर। लेकिन एक रूम में आके आपने उस बॉटल के ढक्कन को खोल दिया, तो वो जो मॉलिक्यूल हैं गैस के वो पूरे रूम में फैल जाएंगे। तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, अब बॉटल का वॉल्यूम नहीं रहा, अब वो पूरे रूम का वॉल्यूम हो गया। तो समझो इस चीज को, उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, जैसे लिक्विड में हो रहा था, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स था, क्योंकि अगर आप 1 लीटर का जूस लेके आ रहे हो और उसको जग में या किसी अदर कंटेनर में आप पुट कर रहे हो तो वो 1 लीटर ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन गैस में ऐसा नहीं हो रहा, मान लो इतनी सी बॉटल है और आपने उसमें 500 मॉलिक्यूल फिल किए हुए हैं और वो बंद है, लेकिन आप एक रूम में जाके उसको खोल दिया तो वो 500 मॉलिक्यूल पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाएंगे, पूरे रूम में वो फैल जाएंगे, तो जो वॉल्यूम होगा वो पूरे रूम का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम उसका फिक्स नहीं है और शेप भी उसकी फिक्स नहीं होती। तो नॉन डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, ना तो उसकी शेप डेफिनेट होती है ना उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। क्लियर बच्चों? ऑलमोस्ट उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो 0 होता है एक तरह से, लेकिन उसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। देखो पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है इनके बीच में, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि गैस प्लस लिक्विड ये दोनों ही फ्लो करते हैं, इसलिए इनकी फ्लूइडिटी बोलते हैं इस प्रोसेस को, फ्लूइडिटी। ये बात ध्यान रखना, गैस और लिक्विड दोनों फ्लो करते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं इनको, ये वर्ड याद रखना, फ्लूइडिटी। ठीक, एक चीज और होती है बच्चों यहाँ पे गैस के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक, कि ये जो गैस होती है ये कंप्रेसिबल होती है, यानी इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा, ये वर्ड भी याद रखना, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी गैस में बहुत ज्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि जैसे ये मान लो एक कंटेनर है और इसमें आपने इस पूरे कंटेनर में गैस के पार्टिकल को फिल किया हुआ है, ये गैस के पार्टिकल भरे हुए हैं, लेकिन आपने यहाँ पे अगर कोई पिस्टन लगा दी और ऊपर से इस पिस्टन को प्रेस किया तो क्या होगा कि ये यहाँ पे आगे इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे इसमें आगे इकट्ठे हो जाएंगे, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ये देखो पूरे में है, अब ले एक कोने में आगे इकट्ठे हो गए जब आपने ऊपर से आपने प्रेस किया तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। जैसे आपने देखा होगा ना, यही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर काम करता है। जब जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में गैस डिसॉल्व होती है, तो जो गैस जब उसके अंदर फिल करी जाती है तो वो इसी कंसेप्ट से करी जाती है, कंप्रेसिबिलिटी से, क्योंकि गैस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। क्लियर बच्चों? तो देखो ये 3 स्टेट क्लियर हो गई यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सॉलिड दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, गैस दे हैव नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनका कुछ भी डेफिनेट नहीं होता बट ये कंप्रेसिबल होती हैं, कंप्रेसिबिलिटी होती है इनकी। क्लियर बच्चों? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। चलो बच्चों मैं अब इसको रफ करता हूं और हम फर्दर टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जस्ट वेट बच्चों, बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, तो नाउ अब मैं आपको एक दो जो आपकी और बचे हैं टर्म, एक होता है प्लाज्मा और जिसको फोर्थ बोलते हैं, फोर्थ स्टेज जो न्यूली डिस्कवर्ड है, और फिफ्थ स्टेज है आपका बीसी। बीसी का पूरा नाम होता है बच्चों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। एक्चुअली क्या हुआ था, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर काम करा था, एक आइंस्टाइन और एक बोस, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, तो दोनों के नाम पे इसको रखा गया। अब देखो यहाँ पे प्लाज्मा और कंडेंसेट जो बीईसी है, इनको हम, ये न्यूली डिस्कवर्ड है, अभी इनके बारे में कुछ है नहीं, 9th स्टैंडर्ड में तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि बच्चों जो प्लाज्मा होता है, एक्चुअली प्लाज्मा क्या होता है कि जैसे आपने कोई मान लो गैस पार्टिकल लिया
और इस गैस पार्टिकल को आपने बहुत ज्यादा आयोनाइज कर दिया, आयोनाइज किया तो ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। बस गैस पार्टिकल को आपने आयोनाइज किया तो कौन सी स्टेट में चला जाएगा? प्लाज्मा। और इसका मतलब किससे होता है? इसका मतलब होता है सन, मून, स्टार, इन सबसे इसका मतलब होता है। ठीक है बच्चों, मून, सन, स्टार, गैलेक्सीज वगैरह, इन सबके ये एग्जांपल है प्लाज्मा के। यानी एक ऐसी स्टेट जो ना गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में, किसी में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब आपने गैस पार्टिकल को अगर आयोनाइज कर दिया तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, बहुत प्यारा एग्जांपल है, इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आपने अपने घर में देखा है, बल्ब लगे होते हैं, लाइट के बल्ब होते हैं, तो उसके अंदर गैस फिल होती है, ठीक है ना, आर्गन वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह गैस फिल होती है उसके अंदर। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये चीज समझो, हीट। तो जब आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो बल्ब ग्लो करने लगता है, तो मतलब उसके अंदर हीट जा रही है। तो जैसे धीरे धीरे जब थोड़ा टाइम तक बल्ब जलता रहता है, ग्लो करता रहता है, तो क्या होता है, उसके अंदर जो बल्ब के अंदर जो गैस पार्टिकल प्रेजेंट हैं, वो उनको जब हीट मिलती है तो वो आयोनाइज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे उनको हीट मिलती जाती है, अभी वो कौन से पार्टिकल हैं? गैस पार्टिकल। मैंने भी क्या कहा, गैस पार्टिकल फिल होते हैं बल्ब के अंदर। लेकिन जब जैसे जैसे उनको हीट मिलती जाती है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो गैस के पार्टिकल जो हैं वो गैस स्टेट को क्रॉस करके वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम गैस पार्टिकल को हीट देते जाते हो, फर्दर हीट देते जाते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है बच्चों कि वो गैस स्टेट को छोड़ के वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो अगर आपने गैस पार्टिकल को आयोनाइज कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्लाज्मा में। उसी तरह आप देखो, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन करने का मतलब समझो कि अगर ये बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब होता है कि जो गैस पार्टिकल है, देखो लास्ट में वर्ड क्या लगा है? कंडेंसेट। तो मतलब अगर आपने गैस पार्टिकल को कंडेंसेट कर दिया, कंडेंसेट का मतलब होता है कूलिंग से बच्चों। कंडेंसेट का मतलब किससे होता है? कूलिंग से। देखो अगर आपने गैस पार्टिकल को बहुत ज्यादा हीट कर दिया, बहुत ही ज्यादा हीट कर दिया, बड़े अमाउंट में हीट कर दिया और उसको आयोनाइज कर दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर उसी गैस पार्टिकल को आपने कूल करा दिया, जस्ट उसका रिवर्स करा दिया, कूलिंग करा दी, बहुत लोअर टेम्परेचर पे, बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे उसकी कूलिंग करा दी, तो वो कंडेंसेट हो जाएगा और फिर वो गैस स्टेट से कौन सी स्टेट में चला जाएगा बच्चों? वो बीसी स्टेट में चला जाएगा, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट में चला जाएगा। समझो इन दोनों बात का मतलब। अगर गैस पार्टिकल को आपने आयोनाइज कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा में। और अगर गैस पार्टिकल को आपने कंडेंसेट कर दिया, यानी उसकी कूलिंग करा दी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीईसी में कन्वर्ट हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दो स्टेट का ये मतलब है बच्चों। अभी ये पूरी तरह अभी ओपन नहीं है, अभी न्यूली डिस्कवर्ड है, तो इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं अभी, और आपके 9th में है भी नहीं है, बट फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया यहाँ पे। क्लियर? तो ये टोटल 5 स्टेट होगी बच्चों मैटर की। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। मैं इसको रफ कर दूं एक बार, उसके बाद हम अगली स्टेट की, अगले टॉपिक की तरफ फर्दर मूव करते हैं। तो देखो एक छोटा सा और मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक समझा देता हूं, इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन बच्चों बहुत ज्यादा समझने के लिए जरूरी है कंसेप्ट, इंटर कन्वर्जन। एक्चुअली इंटर कन्वर्जन होता क्या है, इस चीज को समझो। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है, देखो समझो बच्चों इसको। इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि अगर हम एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, यानी सॉलिड से हम लिक्विड में जाना चाहते हैं, या लिक्विड से हम सॉलिड में आना चाहते हैं, या सॉलिड से हम गैस में जाना चाहते हैं, तो ये होती है इंटर कन्वर्जन। किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। क्लियर बच्चों? तो देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा है आपका लिक्विड, ये लिक्विड, और देखो बच्चों यहां पे लिखा मैंने सॉलिड, क्लियर, और यहां पे लिखा है मैंने गैस। अब देखो समझो यहां पे, अगर मुझे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना है, इसको समझो, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अगर सॉलिड से कोई चीज डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और अगर कोई स्टेट गैस से कन्वर्ट हो रही है किस में? सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। ठीक है? बहुत जगह यहां आपको सॉलिडिफिकेशन भी लिखा मिल जाएगा, सॉलिडिफिकेशन भी लिखा मिल जाएगा, बहुत जगह सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं।
ठीक है। ये अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना चाह रही है, सॉलिड से लिक्विड में, तो देखो सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज कब कब कन्वर्ट होती है? मेल्ट। आप मेल्ट कर दो किसी चीज को, अब बर्फ है, बर्फ को मेल्ट कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर कोई भी स्टेट लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रही है? सॉलिड में। लिक्विड से सॉलिड बन रही है, तो जैसे मान लो पानी है, पानी को आप फ्रीज में रखो तो क्या हो जाएगा? बर्फ बनानी है उसकी, फ्रीजर में रख दो, बर्फ बन जाएगा, तो क्या हुआ? फ्रीज हुआ कि नहीं हुआ? तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रीजिंग। समझो इस चीज को, फ्रीजिंग। अब देखो इधर एक पॉइंट, अगर लिक्विड से कोई चीज गैस में आ रही है, गैस स्टेट में आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे हम वेपराइजेशन। जैसे आप पानी को हीट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है? उसके वेपर्स बनते हैं, तो वो गैस फॉर्म में चला जाता है वाटर, तो किस में हो गया? वो वेपराइजेशन। अगर लिक्विड से कोई चीज किस में आ रही है? गैस में। और अगर वहीं पे गैस से कोई चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में। अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी कंडेंसेट करना, जिसका एग्जांपल अभी हमने बताया था, कंडेंसेशन। तो देखो बच्चों, ये हो गया आपका पूरा क्लासिफिकेशन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाता है। अगर एक बार मैं पूरा रिवाइज करा देता हूं इसको। अगर सॉलिड से आप गैस में जा रहे हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, और अगर गैस से आप सॉलिड में आ रहे हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, इन सम के सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं उसको। क्लियर बच्चों? अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम मेल्टिंग। और अगर लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हो तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। और अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। और अगर गैस से आप लिक्विड में जा रहे हो तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। क्लियर बच्चों? अब देखो एक चीज और, जो भी चीज सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जो यहां पे लिखवा रहा हूं आपको। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जो चीज कन्वर्ट होती है, जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उन जो आपके पार्टिकल्स होंगे, जो सब्सटेंस होंगे, उनको हम, उन सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? उस सब्सटेंस को हम नाम दे सकते हैं सब्लीमेंट्री। ये एनसीईआरटी में पूछा गया, मतलब एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ये, सब्लीमेंट्री सॉलिड क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं सब्लीमेंट्री सॉलिड। इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, सब्लीमेंट्री सॉलिड क्या होते हैं। सब्लीमेंट्री सॉलिड का मतलब होता है जैसे कैम्फर, जो कपूर जिसको बोलते हैं कैम्फर, और आपका आयोडीन, और आपका नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की टैबलेट देखी ना आपने, जो व्हाइट कलर की गोल गोल टैबलेट आती हैं, जो घरों में यूज होती हैं, जैसे अपने मम्मा वगैरह जब जो कपड़े अपड़े बक्से में, बॉक्स में बंद करके रखे जाते हैं, जैसे गर्म कपड़े हैं रख दिए जाते हैं, तो उनके अंदर व्हाइट कलर की गोली डाल दी जाती है, उनको बोलते हैं नेफ्थलीन। तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होती है? गैस में। कपूर है, कपूर का आप खोल के रख दो तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। आयोडीन, उसको आप रख दो, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं सब्लीमेंट्री सॉलिड, क्योंकि उस प्रोसेस का नाम क्या है? सब्लीमेशन। इसीलिए उन सॉलिड को क्या बोला जाता है? सब्लीमेंट्री सॉलिड। ठीक है बच्चों? तो एक बार ये इंटर कन्वर्जन आपका हो गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे अगर हमें कोई चीज गैस से लिक्विड में जाना है, गैस से लिक्विड में जाना है तो किसके थ्रू जा रहे हैं? कंडेंसेशन के थ्रू। गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो किसके थ्रू जा रहे हैं? कंडेंसेशन के थ्रू। लेकिन बच्चों एक चीज समझो, अगर हमें कंडेंसेशन नहीं करना हो और हमें गैस से लिक्विड में जाना हो तो हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? इसके अलावा कोई और भी प्रोसेस है जो कंडेंसेशन को छोड़ के और हमें गैस को कन्वर्ट कर दे लिक्विड में? तो इसके लिए तो एक बहुत अच्छा फैक्टर मैं आपको बताता हूं, जिसको बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, कंप्रेसिबिलिटी। अब इसका मतलब समझो, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? ये चीज गैस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होती है? समझो कि जैसे ये एक कंटेनर है आपका, और इसमें आपने यहां पे, यहां तक ये पूरा कंटेनर लिया, ठीक, और इसमें आपने गैस पार्टिकल फिल कर रखे हैं, ये पूरे गैस पार्टिकल है, ठीक। अब आपने क्या किया कि इसमें आपने एक पिस्टन लगा दी, यहां पे एक पिस्टन लगा दी, ऊपर से इसको प्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के लिए एक पिस्टन लगा दी यहां पे, और एक ऊपर से इसको प्रेस किया। तो सिचुएशन क्या होगी कि ये जो पार्टिकल है ये आपके यहां आके इकट्ठे हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत पास हो जाएंगे। ये देखो, ये इकट्ठे हो गए पिस्टन लगाने के बाद। ये कंटेनर पूरा था और आपने जो इस पे
पिस्टन जो लगाई थी पिस्टन वो ये है, ये देखो ऊपर से पिस्टन आपने लगाई तो पिस्टन पूरी उसने पार्टिकल को यहाँ कर दिया। तो यहाँ पे जो पार्टिकल हैं ये तो गैस फॉर्म में है, लेकिन यहाँ ये पार्टिकल किस फॉर्म में आ जाएंगे, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे बच्चों। ये कंप्रेसिबिलिटी के थ्रू भी आप गैस को कन्वर्ट कर सकते हो किस में, लिक्विड में। अब जैसे इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊं एलपीजी। अब एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसको जब कंप्रेस करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है गैस, इसलिए उसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक एग्जांपल होता है आपका सीएनजी, जो सीएनजी गाड़ियों में डलती है सीएनजी। तो देखो इसमें सीएनजी का मतलब क्या हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का मतलब क्या हो गया कि उस गैस को कैसे है कंप्रेस करके उस गैस को रखा गया है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है वो गैस, इसलिए इसका नाम रखा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये कंप्रेसिबिलिटी के थ्रू भी आप गैस को कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड में विदाउट कंडेंसेशन। गॉट इट बच्चों, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी, इसको समझो अच्छे से। क्लियर बच्चों? तो बच्चों मैं अब इस वीडियो को यहीं बाइंड अप करता हूं, और कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप भेज सकते हैं मुझे, और अब मैं आगे नेक्स्ट फर्दर वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसका फर्दर टॉपिक, और उस नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा आपका। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू विलास।